आज के लिए भी मैंने ये एक गोरखनाथ जी का ही वर्स लिया है। उनकी हिंदी में जो ट्रांसलेशन उनका है बड़ा सरल सा, गोरखवाणी या गोरक्स रूल करके उनको कहा जाता है। तो इसमें वो कहते हैं, गोरख कहे सुनो ए अवधूत, जग में ऐसे रहना, आँख से देखो कान से सुनो, लेकिन मुंह से कुछ नहीं कहना। गोरखनाथ जी के सूत्र ऐसे ही बड़े सिंपल से हैं। जैसे पिछली बार के सूत्र की बात हम लोगों ने करी थी कि सहज मिले सो दूध बराबर, तो ये वर्सेस बड़े खूबसूरत हैं, आध्यात्मिक अर्थों में भी, सामाजिक अर्थों में भी और मनोवैज्ञानिक अर्थों में भी। और इनकी भाषा इतनी सरल है, इसलिए मुझे लगा कि बीच बीच में ऐसे रैंडम वर्सेस पर बात करी जाए। अब इसको अगर सूत्र को हम गौर से देखें तो बिल्कुल सीधी सरल बात कही जा रही है, लेकिन इसके पीछे बहुत परतें हैं। और ये अल्टीमेटली उस अकर्ता की दशा को समझाने के लिए उन्होंने रखा है। यानी कि इसको पूरी तरह अगर हम समझते हैं तो जो स्टेट ऑफ नॉन डूवर है, अकर्ता है, वो घटती है। हमारे इंद्रियों में जैसी भी घटनाएं हैं, उनमें अगर हम सुनने की घटना को देखें तो सुनना तो घटता है। कान में उंगली डाल सकते हैं आप, अगर कान में रुई डाल सकते हैं, नहीं सुनना है तो कोई आवाज़ हुई सुनाई देगी, पैसिव है। कान बहुत ज़्यादा पैसिव है और कान से थोड़ी ज़्यादा एक्टिव है आँख, लेकिन आँख भी बहुत मात्रा में पैसिव है। क्योंकि अगर आँख खुली है तो देखा जाएगा, जो भी इमेज बनेगी, जो छवि बनेगी, वो ऑटोमेटिकली देखी जाएगी, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। यानी कि जब भी आँख खुली है तो देखने की घटना घट रही है, वो हैपनिंग है। लेकिन आँख में एक एक्स्ट्रा चीज़ ये भी है कि हम देखने को फोकस भी कर सकते, तब वो घूरने में, स्टेयरिंग में कन्वर्ट हो जाता है और वो परेशानी भी पैदा करता है। इसीलिए अगर आँखें कैमरे के लेंस की तरह हों तो कोई समस्या नहीं होती। आप देख रहे हैं और देखा जा रहा है, लेकिन अगर आप देखने की क्रिया को एक्टिवेट करें तो वो कई बार आक्रामक भी हो जाती है। इसीलिए देखना भी जब क्रिया में बदलता है तो आक्रामक हो जाता है। लेकिन बहुत मात्रा में आँख पैसिव है। अब फिर गोरख कहते हैं कि मुंह से कुछ नहीं कहना है। संसार में रहने की अवधूत वो सीकर को, सन्यासी को, खोजी को कहते हैं। वो कहते हैं संसार में रहने का यही ढंग है कि आँख से देखो, कान से सुनो, लेकिन मुंह से कुछ मत कहो। तो ये संभव तो है नहीं कि व्यक्ति बिल्कुल चुप रह के ज़िंदगी बिताए, कुछ बोलेगा। लेकिन बोलना ही संसार में देखा जाए सबसे उपद्रव की जड़ है। बोलने में क्रिया सबसे ज़्यादा एक्टिव होती है। एक्शन जो है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है हमारे बोलने में। तो इसलिए बोलना एक ऐसी घटना है कि अगर उस पर हम काम भी करें, मेडिटेटिव वर्क भी करें, तो वो हमको हमारे अंदर के साइलेंस से भी जोड़ती है, हमारे अंदर की अकर्ता की जो स्टेट है उससे भी जोड़ती है। तो अगर इस सूत्र को हम साधना के परिप्रेक्ष्य से देखें तो कुछ अभ्यास ना बोलने का सहयोगी भी होता है। यानी कि हम अभ्यास में अगर इस चीज़ को डालें कि हम कब बोलें, चुप रहें, तो धीरे धीरे हमको बहुत सारी चीज़ें और समझ में आएंगी, स्पष्टता भी होगी। अब ये जो बोलने की घटना है, ये दी तो हमको अस्तित्व ने, नेचर ने, हमने तो पैदा नहीं करी। और नेचर हमको कर्ता और अकर्ता के बीच में, यानी कि उस द्वैत में ही लेकर चलता है। अस्तित्व हमको उस द्वैत में ही लेकर चलता है। वही खूबसूरती है। जीवन का फैलाव द्वैत से और अनुभूति और उसका जो अनमैनिफेस्टेड पार्ट है वो अद्वैत।
नॉन डुअलिटी में। बोलने की घटना ऐसी है कि बोलते ही सब द्वैत में टूटता है। ऐसी कोई भी बात नहीं बोली जा सकती जिसके तमाम अर्थ ना निकाले जा सके। जैसे ही हम बोलेंगे वैसे ही जो डुअलिटी है वो हर मात्रा में प्रकट होगी। और बोल कर देखा जाए, ये जो द्वैत की घटना है, डुअलिटी की घटना है, ये सबसे ज़्यादा सक्रिय होती है। अब ये इसमें तो अस्तित्व की ही रुचि है, क्योंकि अस्तित्व चाहता है कि वो द्वैत का विस्तार हो, डुअलिटी का, जिससे जीवन भी आगे बढ़ेगा। लेकिन अस्तित्व की रुचि इस बात में भी है कि हम इस सारे खेल के बीच उस अद्वैत को भी जान लें जहाँ से ये सब चल रहा है। तो ये हमारे लिए एक पैसेज बनेगा, एक मार्ग बनेगा हमारा बोलना। तो अगर बोलने पर हम काम करें, जो कि साधना की तमाम पद्धतियों में या ध्यान में हम वही करते हैं, ध्यान में हम चुप बैठते हैं, यानी कोई ध्यान ऐसा नहीं जिसमें हम बोले चले जा रहे हैं और ध्यान में बैठे हैं। ध्यान में बैठ रहे हैं तो हम खामोश बैठ रहे हैं। फिर ध्यान में हम आंख भी बंद करते हैं, शुरुआत में सारी चीज़ें हम करते हैं। देखिए, ग्रेजुअली हम उस इनएक्टिव नॉन डूअर की तरफ बढ़ते हैं। तो आंख भी बंद करी जा सकती है, कान को बंद करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट चाहिए होता है। नेचर ने उसमें कोई ऐसा कर्टन नहीं दिया है कि हम आंख की तरह उसको ऐसे बंद कर लें। कान ओपन है पूरी तरह। आंख में एक फैसिलिटी है, लेकिन मुंह में हमारे सारी फैसिलिटी है। वो ऑलमोस्ट बंद ही है, उसको खोलना पड़ता है। आंख खुली है, उसको बंद करना पड़ता है। मुंह बंद है, उसको खोलना पड़ता है। यानी कि उसमें न करने की दशा शामिल है, लेकिन करना हमको सक्रिय करना पड़ेगा। और इतिहास गवाह है कि बेवक्त पर बोली गई बातों से ही बड़े बड़े युद्ध हो गए, बड़े बड़े विनाश हो गए। ये बोलना इतना महत्वपूर्ण हो जाता है। गोरख कहते हैं कि संसार में रहना है ऐसे कि मुंह से कुछ कहना नहीं है। तो ये तो संभव नहीं है कि कुछ कहेंगे ही नहीं, कुछ तो कहेंगे संसार में। लेकिन अब यहाँ पर इसकी साइकोलॉजिकल जो परत है वो ये है कि बोलना अस्तित्व ने पहले दिया है हमको एक आवश्यकता के लिए, लेकिन फिर हम उसको अपनी कंडीशनिंग से बदल देते हैं कंपल्सन में, व्यवस्था में। पशुओं के पास अपनी वाणी है, लेकिन बोलने का उनका ढंग नहीं है। अब हो सकता है भाई बोलते हों वो, लेकिन ह्यूमन अपनी जानकारी में तो हम लोग यही जानते हैं कि ऐसी उनके पास भाषा और बोलने की क्षमता नहीं, और नहीं है। होती तो बहुत सारा विकास उनका भी हो जाता, लेकिन मनुष्य बोलने की क्षमता के कारण ही इतना विकसित हो पाया। कम्युनिकेशन इतना स्पष्ट कर पाता है, इतना संप्रेषण उसका स्पष्ट है, बातों को समझाने के उसके पास हजार ढंग हैं, तरीके हैं। तो मनुष्य का विकास इसलिए होता चला गया। तो ये एक आवश्यक चीज के रूप में हमारे पास अस्तित्व से आई, लेकिन आवश्यकता से ज्यादा धीरे धीरे वो बन जाती व्यवस्था में। और ये आवश्यकता और व्यवस्था का जो भेद है, यही सीकर और नॉन सीकर का भी भेद है। जो नॉन सीकर है वो जीवन को बस व्यवस्था में जीता है, तमाम चीजें उसको खींचे लिए जा रही हैं और वो खींचा चला जा रहा है। सीकर जो है वो आवश्यकता से जीता है, जितना जरूरी है उतना ही उसके लिए काम का है, जो जरूरी नहीं है वो बेकार है। तो बोलना भी जितना जरूरी है उतना तो बोला जाएगा, वो आवश्यकता का विषय है। लेकिन वो व्यवस्था का विषय हो जाए, कंपल्सन हो जाए तो मुश्किल हो जाएगी। अब लोगों को देखें, बिना बोले नहीं रहा जाता। एक सबसे बड़ी समस्या लोगों की होती है, कोई बोलने वाला नहीं है। कभी कभी मैं सोचता हूँ क्या करेंगे बोलकर। जरूरी हो, कुछ मीनिंग हो, आवश्यकता हो तो बोलिए। लेकिन लोगों को बोलना एक बीमारी की तरह पकड़ता है, उनको कुछ ना कुछ बोलना है। इसीलिए संसार में सबसे ज्यादा रस है वो गॉसिपिंग में ही है। बैठे बैठे लोगों के पास कोई काम नहीं, फोन मिला देंगे। लोगों के पास तो पूरी लिस्ट है, किसी के पास 1, किसी के पास 10, ज़्यादा है तो समझिए बहुत बिजी हैं। और आजकल का जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो भी बोलने का ही एक ढंग है कि आप लिखकर बोल रहे हैं, आप किसी न किसी फॉर्मेट में बोल रहे हैं।
लेकिन ये मुंह से बोलने वाला जो काम है ना, ये भी लोगों के लिए कंपल्सिव डिसऑर्डर की तरह काम आता है। लोग जब तक बोल न लें उनको चैन नहीं आता। और अक्सर संसार में देखिए, वो सोशल मीडिया को जो आप लोग यूज करते हैं तो रोज आता है, लिखते लिखते विवाद शुरू हो जाता है, क्योंकि आपने कहा कुछ समझा कुछ किसी ने और झगड़ा शुरू हो गया। बोलने में भी यही है कि कहा कुछ समझा कुछ और झगड़ा शुरू हो गया। तो बोलना अगर सेलेक्टिव हो, कॉन्शियस हो, तो वो एक साधक और सन्यासी या अवधूत की दशा हुई। और बोलना जब कंपल्सन हो जाए तो ये एक बीमार दशा हुई। गोरख कहते हैं कि संसार में एक ऐसी बीमारी ही है जिसमें बिना बोले व्यक्ति नहीं रहता। तो मैं देखता हूँ अगर इसको भी हम कंट्रोल करें, जो ये साइकोलॉजिकल पार्ट उसका है, तो लोगों को बहुत स्वास्थ्य लाभ होता है। बीमार भी हो जाए, देखिए डॉक्टर लोग सबसे पहली सलाह क्या देते हैं कि इसको बात कम करो, क्योंकि हम बोल के बहुत एनर्जी एग्जॉस्ट करते हैं अननेसेसरी। और फिर अकेले में बोलने लग जाएं। जब लोगों को बोलने के लिए कोई नहीं मिले तो कई लोग अकेले में भी बोलते रहते हैं। कई लोग मैंने ऐसे देखे हैं, वो अकेले बैठे हैं बात कर रहे हैं। ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर वो बिल्कुल ट्रीटमेंट वाले हो जाते हैं, लेकिन छोटा मोटा तो बहुत सारे लोग कर लेते हैं। सड़क पर जा रहे हैं और बातें करते चले जा रहे हैं, क्योंकि इतना बोलना उनके अंदर भर गया है। और उस पर गोरख कह रहे हैं कि संसार में ऐसे रहो कि मुंह से कुछ बोलो नहीं। भारत में एक और खूबसूरत कथा है विक्रम बेताल की। उसमें भी इसी बात को अलग ढंग से रखा गया है, बड़े स्टोरी फॉर्मेट में बच्चों को बताने के लिए, कि वो जैसे विक्रम बोलता है मुश्किल में पड़ता है। और घटना यह है कि वो कुछ भी सच बोले या झूठ बोले, जो बेताल उससे प्रश्न पूछता है, सही जवाब दे तो भी मुश्किल है, गलत जवाब दे तो भी मुश्किल है। वो सही गलत का मसला नहीं, वो बोलने से ही उसकी मुश्किल है। तो अंत में उसकी जो विजडम है यही उसको सिखाती है कि बिना बोले चुपचाप रास्ते को निकाला जाए, इस संयम को रखा जाए तो बहुत ज़रूरी है। बेताल ये भी कहता है कि अब जवाब तुम्हारे अंदर आ गया और तुमने नहीं बोला तो भी मुश्किल में पड़ोगे। तो यहाँ पर बिल्कुल मेडिटेटिवनेस आ गई कि हम इतने स्टिल हो जाएं कि हमारे अंदर वो रिपल भी ना पैदा हो, वो जो हलचल है हमारे अंदर वो भी पैदा ना हो। हम संसार से ऐसे निकलें, ऐसे गुजरें। तो एक छोटा सा ये सिंपल सा वर्स देखा जाए हमको जीवन में जीने की कला भी सिखाता है और हमारे तमाम आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं को भी स्पष्ट करता है। इन चीज़ों को अगर हम गंभीरता से देखें तो बातें समझ में आएंगी। बोलने की बीमारी में समझता हूँ इतने पहले गोरख ने देख ली होगी, तभी उन्होंने कहा होगा। अवधूत से कह रहे हैं, ये भी देखिए वो अपने सीकर्स को कह रहे हैं। सीकर्स को सबसे पहली समस्या क्या खड़ी होती, जैसे उनको कुछ ज्ञान उतरना शुरू होता है, उनको ज्ञान उतारने की ज़्यादा ज़रूरत लगने लगती है। ज्ञान उतरे ये उतना महत्वपूर्ण नहीं, ज्ञान आप उतार दें दूसरे के भीतर, ये ज़्यादा ज़रूरी जान पड़ता है। जबकि सीकर के लिए ज़रूरी कि ज्ञान उतरने दे अपने भीतर, दूसरों के भीतर ज्ञान उतारने की उतावलापन, जो उतावली अवस्था है, उससे बचे। और कितने लोग बचते हैं देखिए, जरा सी कोई बात किसी को पता है, बस पकड़ के उसने ज्ञान देना शुरू कर दिया। तो ये बहुत बड़ी आध्यात्मिक समस्या भी है, कन्फ्यूजन भी है। जब तक किसी बात के बारे में हम बहुत स्पष्ट ना हों और जब तक हमसे पूछा ना गया हो, तो हम ज्ञान क्यों दें, क्यों बांटें। गोरख इसीलिए अवधूत को कह रहे हैं, साधक को कह रहे हैं। साधक को इस बात के लिए बहुत अलर्ट रहना चाहिए, नहीं तो फिर वो वेस्टेज होता है, हमारी ऊर्जा का भी वेस्टेज होता है और वो ज्ञान का भी वेस्टेज है, क्योंकि उसको कोई लेने वाला नहीं है। आप उसको देने के लिए उतावले हैं। बेहतर है कि खामोश रहिए, अपने साइलेंस में रहिए, और फिर वहाँ से ही जो बोलने के लिए ज़रूरी चीज़ें होंगी वो उठेंगी और बोला जाएगा। तो
संक्षेप में इस सूत्र में इतनी ही बातें बड़े खूबसूरत ढंग से कही गई।